एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे ये बताइएगा कि लास्ट क्लास में हमने किस टॉपिक पर एंड किया था? हाँ, साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट। अच्छा, मतलब स्टार्ट लिया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरीज हो गई, एक्सपेरिमेंट बता दिए। क्या प्लैंक्स थ्योरी, बोर्ड थ्योरी ये सब हुआ? नो। अच्छा, शुरुआत हम करेंगे। एनर्जी के बारे में सबसे पहले बताया किसने? ग्रीक्स ने। सही है, एनर्जी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ग्रीक्स ने। अच्छा, ग्रीक्स कॉन्सेप्ट था कि जो एनर्जी है इसकी ओनली सोर्स सन है। क्योंकि ग्रीक को ऐसा लगता था कि जब सूरज होता है तो एनर्जी मिलती है, सूरज नहीं होता तो एनर्जी नहीं मिलती। अच्छा, फिर ग्रीक ये मानते थे कि एनर्जी का जो फ्लो है, कैसा फ्लो है? कंटिन्यूस फ्लो है। अच्छा, पुराने जमाने की लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? वोकैबुलरी कम होती थी, वर्ड्स कम होते थे। अब वर्ड कम होने से क्या प्रॉब्लम आएगा भाई? प्रॉब्लम ये आएगा कि जब वर्ड आपके यानी कम है तो आपको एक ही लफ्ज के कई मतलब मिलेंगे। यही अरबिक का प्रॉब्लम है, ओल्ड लैंग्वेज है। इसलिए जब हम उसको उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो हमारे उलमा हजरात क्या कर रहे होते हैं? आपस में लड़ रहे होते हैं। तो अरबी हम पे हंसते हैं, वो कहते हैं इसको अरबी में इसका तर्जुमा देखो। तो हम कहते हैं अरबी का अरबी में क्या तर्जुमा देखें भाई? वो कहते हैं कि आप इसको समझना है तो अरबी में समझो। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही होती। ये इंग्लिश में भी है लेकिन उर्दू मॉडर्न लैंग्वेज में आती है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये पूरी बात समझा देता हूँ। कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो ओल्ड लैंग्वेज में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज में नहीं। जैसे फूफी, चाची, ताई तंग नहीं करती, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं कि अलग अलग। लेकिन इंग्लिश में क्या लफ्ज है? आंट, बस। अब प्रॉब्लम है ना समझने में, लेकिन उर्दू में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से एक बात तो समझ आती है कि मॉडर्न लैंग्वेज जो है उनमें वोकैबुलरी ज्यादा होती है, वर्ड्स ज्यादा होते हैं, तो आसान हो जाता है। लेकिन ओल्ड लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अब यहां मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि ग्रीक भी ओल्ड लैंग्वेज थी। ग्रीक कहते थे कि एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस है, जैसे कि समंदर की लहरें। यही वजह है कि आज भी एनर्जी को ऐसे ही बनाते हैं हम। ऐसे ही बनाते हैं ना। ये क्या है? समंदर की लहरें तो हैं। आज तक कभी आपने देखा एनर्जी इसके अलावा किसी और शेप में एनर्जी का फ्लो शो किया हो? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का फ्लो जो कि क्या है, वेव फॉर्म में है। अब ग्रीक लैंग्वेज में वो वेव कहते थे, वेव फॉर्म, समंदर की लहरों की तरह। इंग्लिश में भी हमने उसका ही तर्जुमा निकाल लिया और हमने डायग्राम भी क्या बना ली? वेव वाली ही बना ली। क्योंकि ग्रीक से ही ये बात हमने एक्सेप्ट की थी। अच्छा, फिर ग्रीक कहते थे कि समंदर की लहरें जैसे कंटिन्यूस है, एनर्जी का फ्लो भी कंटिन्यूस है। और वो ये कहते थे कंटिन्यूस फ्लो को मेजर नहीं कर सकते। ये भी ग्रीक कॉन्सेप्ट में है, कंटिन्यूस फ्लो ये ग्रीक कहते थे कि कंटिन्यूस फ्लो कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इस बात को मैं आपको समझा भी देता हूं, एक एग्जांपल आप बच्चों को समझाने के लिए बनाई है। एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी है।
बेटा सिर्फ समझने के लिए आप पानी को आप एनर्जी मान लो। अब इस पानी को हम फ्लो करवाते हैं। मुझे आप बताइएगा ये पानी कैसे फ्लो कर रहा है, रुक रुक कर या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस फ्लो है ना। आप मुझे बता दो कितना पानी निकल गया, बता सकते हो? बता सकते हैं कहा पानी कितना निकल गया? नहीं ना। क्या पानी के फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं? अभी हम ये मानेंगे फिर एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस अगर है, अगर कंटिन्यूस है तो वाकई कंटिन्यूस फ्लो मेजर नहीं हो सकता। ये हो सकता है मेजर? नहीं हो सकता। कंटिन्यूस फ्लो कैन नॉट बी मेजर्ड, बात ठीक है। लेकिन एनर्जी का फ्लो वाकई कंटिन्यूस है भी कि नहीं? ये बात मिस्टर प्लैंक ने आके बताई कि नहीं, एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस नहीं है। बोहर ने प्लैंक की थ्योरी को स्टडी करके एनर्जी के बारे में बताया था। बोहर ने दो चीजें स्टडी की थी, एक प्लैंक थ्योरी और एक स्पेक्ट्रम। तो उसको पता चला कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ऑब्जेक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको वाकई करेक्ट करना है। और एक ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन बनती भी नहीं थी। अब प्रॉब्लम है कि आप तो रदरफोर्ड मॉडल भी शायद भूल गए हो, याद है आपको? एक एक्चुअल स्टोरी शायद मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि रदरफोर्ड जो है उसके पास हाईली एडवांस्ड लैब थी। क्योंकि रदरफोर्ड का पूरा नाम है लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लॉर्ड नाम क्यों आ रहा है उसके नाम में? आपको पता है लॉर्ड कौन होते हैं इंग्लैंड में? हाउस ऑफ लॉर्ड में जो होते हैं। हमारे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड को कहते हैं सेनेट। उनके नाम के साथ हम लगाते हैं सेनेटर। सही है। सेनेटर सईद गनी, मशहूर शख्सियत पीपल्स पार्टी की। सही है। तो सेनेटर नाम लगाते हैं उनके उनके नाम के साथ सेनेटर। इंग्लैंड में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड से, तो इसलिए लॉर्ड। एक बड़े मशहूर इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी रहे, कश्मीर से ताल्लुक रहा उनका, लॉर्ड नजीर अहमद। सही है, इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड में होते थे। खैर, इंग्लैंड में जो असेंबली जिसमें हम वोट देते हैं लोगों को, सेनेट वालों को हम वोट नहीं देते। सेनेट वालों को कौन वोट देते हैं? जिनको हमने वोट दिया था वो सेनेट वाले, सेनेट में लोग लेकर आते हैं। इंग्लैंड में भी यही है, लेकिन इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। और जो असेंबली है जिसमें लोग वोट देकर जिनको लाते हैं, उनको इंग्लैंड में कहता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्योंकि वो किन की वजह से आए? कॉमन पीपल की वजह से। तो इसलिए वो कहलाता हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, इंग्लैंड में रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं, लेकिन इंग्लैंड में रिवाज है कि हाउस ऑफ लॉर्ड में वो साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, अब साइंटिस्ट को नहीं, सोशल वर्कर्स को ज्यादा जो वो प्रेफर करते हैं कि उनको भेजें। क्यों? उनको भी वो फिर प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट लाएंगे तो क्या होगा? उनको फिर ग्रांट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। क्या मिलेगी? ग्रांट मिलेगी। अब ग्रांट मिलने से क्या होगा? वो फिर काम करेंगे मजीद। और तो पुराने दौर में क्या होता था कि साइंटिस्ट को भी हाउस ऑफ लॉर्ड में लाते थे, क्या होगा? काफी पैसे मिलेंगे। इसलिए रदरफोर्ड के पास हाईली एडवांस लैब थी। और रदरफोर्ड के पास एक तबाहल मुल्क से एक नौजवान, 21 साल का नौजवान उसकी लैब में काम करने के लिए आता है। हिज नेम वॉज, स्मेल साइलेंट है, क्या नाम है? मोजे। यस, मोजे। आप सब जानते हैं जर्मनी तबाहल मुल्क था। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि जर्मनी को पाकिस्तान ने 1968 में $650 मिलियन इमदाद दी थी, मदद दी थी कि बस ये रख लो, वापस नहीं करने आपने। सही है। तो जर्मनी वाकई उस वक्त तबाहल मुल्क था जब, ये मैं बात करूं 1910 1911 की, जंगों में रहा है हमेशा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, हिटलर की डेथ के बाद ही। क्योंकि हिटलर ही पंगे ले रहा था हर जगह। खैर, लेकिन जर्मनी का एडवांसमेंट भी इसी में ही हुई थी, जंग के एडवांसमेंट हो या उनकी मेटलर्जिकल एडवांसमेंट हो, जिसको उन्होंने फिर सही जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ? मैकेनिकल वर्क में कार्स। दुनिया में बेस्ट कार्स कौन सी मानी जाती है? जर्मन।
बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कौन से हैं? जर्मन। मशीनरी बेस्ट कौन सी है? जर्मन। खैर, दोबारा आते हैं अपनी बात पर। तो मोजे इसके रदरफोर्ड के पास इनकी लैब में काम करने के लिए जाता है, क्योंकि मोजे चाह रहा था कि वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करे। रदरफोर्ड कहते हैं, 21 साल का था उस वक्त मोजे। रदरफोर्ड कहते हैं ये बच्चा मेरी लैब में काम नहीं कर सकता, भगा देता है इसको। तो मोजे जो है वो डिटरमिंड था, वो कह रहा था नहीं मुझे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो वो बार बार रदरफोर्ड को तंग करता रहता है। रदरफोर्ड इसको इसको अपनी लैब में रख लेता है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम क्या करोगे, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ये बाद में इनकी जब स्टोरीज लिखी गई तो फिर उसमें मैंने भी वहीं से स्टडी किया कि पता चला कि भाई सारा गोल्ड फॉल का एक्सपेरिमेंट मोजे ने परफॉर्म किया था, लेकिन एक्सप्लेन कौन करता था? रदरफोर्ड। इसलिए नाम किसका है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि एक्सप्लेन मोजे नहीं कर रहा था, परफॉर्म लेकिन कौन कर रहा था? लेकिन चालाक इंसान था मोजे। जर्मन चालाक होते हैं, बहुत होशियार है, और प्राउड फील करने वाली कौम है, और नकचिड़े भी हैं बहुत ज्यादा, खास तौर पे जर्मन खवातीन। खैर, हाँ, दे आर टॉल हैंडसम। सही है, बात नहीं करते एशियन से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भी बात कर रहा हूं, मैं जर्मनी जा चुका हूँ ट्रेनिंग के लिए। सही है। तो जर्मन जो ये मोजे था ना, इसने सारे एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो पता क्या हुआ था? इसको पता चला कि रदरफोर्ड ने एक बात की है, एटम के सेंटर, गौर कीजिएगा, एमसीक्यू वही है, एटम के सेंटर का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सही है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता देता हूं, वरना ये 9 क्लास का टॉपिक था, अभी एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। समझने वाली चीज है। तो हम थोड़ा सा आगे चलकर इसको मैं डायग्राम भी बना दूंगा। तो मोजे ने कहा इसका मतलब है एटम के सेंटर के चार्ज को कैलकुलेट करना चाहिए, किसी न किसी जगह जरूर काम आएगा। बेटा, मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ इसी ने दिया था, मोजे ने, 23 साल की एज में, नोबेल प्राइज विनर। मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल मोजे की वजह से बन पाया। मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ इसने दिया। किसको गलत साबित किया? मेंडलीव, रशियन। जर्मन रशियन ऐसे है जैसे इंडिया पाकिस्तान, रशियन इंडिया, जर्मन पाकिस्तान। सही है। तो इनकी मतलब वर्ल्ड वॉर में तो इनकी बहुत लड़ाइयां रही हैं। वो आकर इन पर हमले करते रहते थे, रशियंस जो है, बहुत तंग अभी भी है। अभी भी रशिया जो है वो किसको धमकियां दे रहे हैं? पोलैंड, जर्मनी, इन सबको। सही है, लेकिन अब रशिया बहुत बड़ी पावर बन चुका है। खैर, तो आपको पता है जो मेंडलीव है, उसको ना रशियंस भी बहुत ज्यादा उसको प्राउड फील करते थे। मेंडलीव के हाथ से लिखा हुआ टेबल, जैसे मैंने अभी ये लिखा है, कहीं अगर मैं कोई चीज मुझे गलत लगी तो मैं उसमें कट मार्क कर दूंगा। मेंडलीव का ऐसे हैंड रिटन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ी थी। दुनिया कहती थी मेंडलीव जादूगर है। यस, कि इसने ये कहा यहां ये एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, इसका एटॉमिक वेट है, और वैसा ही हुआ। वही प्रॉपर्टीज थी, वही वेट निकला। तो कॉपी कर ले।
हेड मार्क चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का फ्लो क्या है? कंटिन्यूस फ्लो है, वेव फॉर्म में होता है और मेजर नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट है। अभी बताऊंगा मैं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉपी कर लिया। क्या जी, कंटिन्यू करें हम? अच्छा, जब मोजे ने मॉडर्न प्रोडिक्ट लॉ पेश किया, एक्चुअली उसने एलिमेंट्स के सेंटर का चार्ज कैलकुलेट किया।
मेंडलीव ने ये बताया था, जो मेंडलीव था उसके हाथ से लिखा हुआ जो टेबल है, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंशियल जो लेटर्स लिखते हैं उसके ऊपर पहले लगता था डाक टिकट, अभी भी लगता है, जो डाक टिकट था उसके ऊपर मेंडलीव के हाथ का लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल की पिक्चर थी, ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि मेंडलीव वो साइंटिस्ट है कि जिसने मॉडर्न जो है ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, जिसमें एलिमेंट्स के लिए जगह खाली थी। मेंडलीव कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम से जो निकलता है। बट मोजे ने मेंडलीव को गलत साबित किया। मोजे ने ये बताया कि नहीं, प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एलिमेंट के सेंटर का चार्ज कैलकुलेट किया यूजिंग एक्सरे, ये याद रखिएगा। मोजे है जिसने क्या किया, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके दिखाया। एटॉमिक नंबर जिसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। क्या यूज करते हुए? एक्सरे यूज करते हुए। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ भी किसने पेश किया? मोजे ने। तो मोजे ने कहा, अच्छा लॉ क्या लिखा अब ये देखें। मोजे ने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। अब वो वेट कहेगा एटॉमिक नंबर कहेगा? बताओ, क्योंकि एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। बिल्कुल ठीक है, अब यहां उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन वो आगे भी लिखता है। क्या लिखता है आगे? बट नॉट एटॉमिक वेट। ये लाइन सिर्फ किसके लिए लिखी है कि भाई आप 55 ईयर्स के जरूर हैं, लेकिन मैं 21 साल का हूं, मैंने तुम्हें क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। सही है। तो मोजे की अचीवमेंट ये थी। और वो अगर रदरफोर्ड के पीछे ना लगा रहता, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी ना करता, गोल्ड फॉल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी भी स्टोरी है। गोल्ड फॉल का एक्सपेरिमेंट जब वो परफॉर्म करा था तो रदरफोर्ड के दिमाग में कुछ और चल रहा था, और मोजे जो ऑब्जर्वेशन बताता था, रदरफोर्ड कहता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो उससे बार बार परफॉर्म कराता था। अगर वो पाकिस्तानी टीचर होता तो एक कान के नीचे लगाता कि जाओ दोबारा करो। तो मोजे भी बार बार परफॉर्म करता रहा, फिर उसने क्या किया? एलिमेंट चेंज कर दिए। तो उसने एक पैटर्न देखा, उस पैटर्न से उसको लगा कि एलिमेंट के सेंटर का चार्ज जो है ना, वो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन उससे चेंज हो रही है। तो इसलिए उसने एलिमेंट के सेंटर का चार्ज कैलकुलेट किया। ये रदरफोर्ड को नहीं बताया था उसने। सही है। अच्छा अब आते हैं कि हम इस जो वेव फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं रेडिएशन। लफ्ज रेडिएशन दिमाग आपका बेटा वही है? लफ्ज रेडिएशन कहां से निकला है? रेडियस। अब आप कहेंगे सर कुछ भी, अब इसके लिए भी थोड़ी रिसर्च की मैंने तो पता चला ये रेडिएशन वर्ड रेडियस से कैसे आया। एक्चुअली ये भी ग्रीक्स ने बताया। ग्रीक कहते थे कि सन, सूरज अपने रेडियस में हर तरफ एनर्जी फेंकता है। अच्छा यहां ना सूरज की एक बड़ी मशहूर डायग्राम है।